सेकंड जो अब्बाह तंत्र आता है वो प्रशांत महासागरीय अब्बाह तंत्र है। इस प्रशांत महासागरीय अब्बाह तंत्र में आप ये देख रहे हो कि पूरा एशिया का पूर्वी भूभाग आता है और जिसमें आपकी वांगो नदी, आमूर, शिमानो, चिकोगू, यांगटीशिक्यांग, मीकांग ये नदियाँ आती हैं। इस अब्बाह तंत्र की अगर हम बात करें तो ये अब्बाह तंत्र एशिया का दूसरा महत्वपूर्ण अब्बाह तंत्र है, जिसमें बहने वाली नदियाँ मध्य एशिया की उच्च भूमि से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती हैं। वांगो, यांगटीशिक्यांग, मीकांग, मीनाम, रेड, आमूर आदि प्रशांत महासागर में विलीन होने वाली प्रमुख नदियां हैं। आप ये देख रहे हो कि ये सारी की सारी नदियां ये प्रशांत महासागर में विलीन हो जाती हैं। ये चीन का विशाल जो उत्तरी मैदान जो कि वांगो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, इसमें अनेक मानसूनी घटनाएं होती हैं और जिसमें वांगो नदी को तो हम चीन का शोक के नाम से भी जानते हैं। अब इस क्षेत्र की मुख्य नदियों की बात करें तो सबसे पहली जो नदी आती है आप ये देख रहे हो वांगो नदी है। ये चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदी के अंतर्गत आती है ये वाली। और ये जो नदी है इसकी अगर लंबाई की बात करें तो आप देखिए ये नदी लगभग 5464 किलोमीटर लंबी है और इसका जो बेसिन का विस्तार है वो विस्तार चीन के 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये नदी अपना मार्ग बदल लेती है, पता नहीं चलता। प्रतिवर्ष इसमें बाढ़ आ जाती है, इसलिए इस नदी को हम चीन का शोक भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो नदी है वो अपने साथ पीली मिट्टी लेकर के आती है और ये पीली मिट्टी एक्चुअली में ये जब नदी प्रवाहित होती है तो ये लोहस के पठार से बहती है और लोहस के पठार से बहते समय ये उसकी मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती है, जिससे इस मिट्टी का जो रंग होता है, इसका जो जल होता है वो पीला हो जाता है। और यही कारण है कि इस नदी को हम पीत नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी का जो मैदानी भाग है वो समतल है, ढाल बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना मार्ग बदल लेती है। क्योंकि समतल मार्ग होने के कारण ये पता नहीं किस दिशा में मुड़ जाए, इसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए ये चीन के शोक के नाम से जानती है, पर क्योंकि ये से पर्याप्त धन जन की हानि होती है और प्रतिवर्ष इसमें बाढ़ आ जाती है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो वांगो नदी की जो घाटी है उस घाटी में आपकी चीन की प्राचीन सभ्यता का भी विकास यहीं पर हुआ है। दूसरी जो नदी आती है हमारी महत्वपूर्ण नदी है जो यांगटीशिक्यांग है। यांगटीशिक्यांग जो नदी है वो चीन की सबसे बड़ी नदी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इस नदी की जो लंबाई है वो लगभग 6300 किलोमीटर है। आप ये देख रहे हो इससे डायग्राम में, और ये वांगो से भी ज़्यादा लंबी है और ये वांगो से भी ज़्यादा एरिया को कवर करती है। ये जो नदी है वो आपका प्रमुख रूप से जेचुआन, हुपे, होनान प्रांतों में प्रवाहित होती है और इसीलिए इसका ये जो नदी है इसको इसे जेचुआन क्योंकि ये रेड बेसिन का निर्माण करती है, ये लाल बेसिन का निर्माण करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जेचुआन बेसिन भी कह सकते हैं। इस बेसिन का जो क्षेत्रफल है वो चीन के 20% भाग को घेरे हुए है
और इसकी अगर हम इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें तो ये जो नदी है वो क्या कहते हैं आपकी तिब्बत के पठार से निकलती है। और इसकी सहायक नदी अगर हम देखें तो यू हॉर्न है, युआन है, काइलिंग है तथा कान इसकी प्रमुख नदियों के अंतर्गत मानी जाती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यांगत्से सिक्यांगी नदी बेसिन चीन का सबसे बड़ा अन्न भंडार मानी जाती है क्योंकि ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट जो नदी आती है इसकी वो है सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी इसी में मिक्स मैंने बता दी है, सिक्यांग नदी है। और सिक्यांग नदी के बाद जो आती है पीकांग भी इसी के अंतर्गत आती है। और नेक्स्ट जो आती है आपकी मीकांग नदी। ये मीकांग नदी आप देख रहे हो, ये चाइना के बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी भाग में है और ये तिब्बत के पूर्वी पठार से निकलकर चीन के यूनान प्रांत में होकर के प्रवाहित होती है। और ये आप ये देख रहे हो कि ये जो नदी आपकी सीमाओं का भी निर्माण करती है। म्यांमार लाओस की सीमा इसके द्वारा निर्धारित होती है। लाओस थाईलैंड की सीमा इसके द्वारा निर्धारित होती है। और ये जो नदी है वो एक्चुअली में इसकी जो खोज की थी वो आपके माइकल पेसल ने इसे खोजा था। और इस नदी पर यूनान प्रांत में मानवन बांध तथा थाईलैंड में पाक मुन बांध का निर्माण हुआ है। और ये वियतनाम में ये जो नदी है ये नौ परिवहन की दृष्टि से काफ़ी योग्य मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4200 किलोमीटर लंबी है ये नदी। इसके बाद इसमें आपकी चुकोगू नदी भी इसके अंतर्गत आती है। शिमानो नदी भी इसके अंतर, शिमानो गावा ये भी इसकी एक प्रमुख नदी है। आमूर ये भी इसकी प्रमुख नदी है। और ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो आपकी प्रशांत महासागरीय अववाह क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता की दृष्टि से लगभग आपकी वांगो, यांगटी सिक्यांग, सिक्यांग, मीकांग और आपकी ये सारी नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिक्यांग नदी क्या कहते हैं ये सारी खेती की दृष्टि से देखें तो सिक्यांग नदी आपकी चावल की खेती के लिए विशेष उपयोगी मानी जाती है। मीकांग नदी भी आपकी इसी के लिए उपयोगी मानी जाती है, क्या कहते हैं चावल के लिए हम कह सकते हैं। और आमूर नदी की अगर बात करें तो आमूर नदी जो है वो भी आपकी चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में, आप ये क्लियर देख रहे हो, चीन के उत्तरी पूर्वी भाग की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और ये खिंगन पर्वत श्रेणी से निकली हुई है। और ये जो गिरती है आप ये देख रहे हो कि ये ओखोटस्क सागर में गिरती है और इसकी जो लंबाई है लगभग 4,416 किलोमीटर है। और चिकोगू की बात करें तो चिकोगी आपके हांसी धूप चिकोगी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चिकोगू जो नदी है वो आपकी ये जो दिख रही है ना जापान, ये जापान के हांसू द्वीप की प्रमुख नदी मानी जाती है। हांसू द्वीप पर किटाकामी, रोज, किसो, टेनरियो प्रमुख नदियां हैं जिसका जल प्रशांत महासागर में गिरता है। तो अगर जापान की नदी की बात करें तो जापान में आपकी ये जापान में बिल्कुल मध्य भाग से जो गुजर रही है ये आपकी चिकोगो नदी है।
ये सबसे महत्वपूर्ण, ये जो मध्य भाग से तो आपकी शिमोनो गुजर रही है, ये आपकी चुकोगु, आपकी हांसी द्वीप से होकर के, तो यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। तो जापान की अगर मुख्य नदियों की बात करें तो हम चिकोगु और शिमानोगावा, ये जापान की प्रमुख नदियों की बात कर सकते हैं। शिमोनोगावा ये जापान की सबसे लंबी नदी है, और ये आप देख रहे हो कि जापान के लगभग मिड से होकर के गुजर रही है। और यहाँ पर इसकी लंबाई आप 2367 किलोमीटर है, 67 किलोमीटर है। और इस तरीके से ये जो नदियाँ हैं आपकी शिमानोगावा, चिकोगु नदी, ये जापान की मुख्य नदियाँ हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद ये बाकी की जो नदियाँ हैं आपकी, ये एशिया के इसकी एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में प्रवाहित होने, कुछ उत्तरी पूर्वी भाग की हैं, कुछ दक्षिणी पूर्वी भाग की हैं। तो ये सारी की सारी नदियाँ आपकी प्रशांत महासागरीय अववाद क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से कुछ नदियाँ आपकी ओखोटस्क सागर में जाकर के गिरती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा अववाद तंत्र आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे अववाद तंत्र की, जो आर्कटिक महासागरीय अववाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है।